नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो कि करंट अफेयर्स संबंधित है अप्रैल, मई और जून 2024 से। एक्चुअली में ये वीडियो ना होकर पूरी वीडियो की एक सीरीज है, जिसमें इन तीनों महीनों का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ऐसा करंट अफेयर जो आपके आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, उन फैक्ट्स को मैंने शामिल करने का प्रयास किया है। तो बने रहिए आप हमारे साथ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, ब्लॉग्स चैनल और ऐप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो इन सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप पेड बैच के माध्यम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सभी पीडीएफ और उससे संबंधित ऑनलाइन टेस्ट आपको रेगुलर बेसिस मिलते रहे, तो उसके लिए जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 9506543831 पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि संबंधित है इंडिया स्किल 2024 से। इंडिया स्किल 2024 का आयोजन जो है 15 से 18 मई 2024 के मध्य में नई दिल्ली में हुआ और इस प्रतियोगिता में कुल 61 श्रेणियों में विभिन्न छात्रों को कौशल परीक्षण का अवसर दिया गया। इन 61 श्रेणी की प्रतियोगिताओं में जो 47 कौशल प्रतियोगिताएं हैं, उनका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जबकि शेष 14 कौशल प्रतियोगिताओं का आयोजन विभिन्न राज्यों जैसे कि कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात में किया गया। इंडिया स्किल जो प्रतियोगिता है, ये 2 वार्षिक प्रतियोगिता है, यानी हर 2 साल में होने वाली प्रतियोगिता है। यानी अभी 2024 में अगर ये आयोजित हुई तो अगली कब आयोजित होगी? 2026 में। इसका आयोजन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किया गया है और इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 900 छात्र और 400 से अधिक उद्योग विशेषज्ञों ने भाग लिया। अगला पॉइंट है महाराणा प्रताप की जयंती संबंधित। महाराणा प्रताप की जयंती वैसे तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अगर हम बात करें तो 9 मई को मनाई जाती है, क्योंकि महाराणा प्रताप का जन्म अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 9 मई 1540 में हुआ था। परंतु अगर हिंदू कैलेंडर की बात के अनुसार हम बात करें तो महाराणा प्रताप जी का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन हुआ था और इस तरीके से हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो महाराणा प्रताप की जयंती है, हर वर्ष अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से डेट चेंज हो सकती है। तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जो महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है वो 9 मई को मनाई जाती है। अभी 2024 में अगर बात करें तो ये महाराणा प्रताप जी की 485वीं 485 जयंती थी। स्कॉट फ्लेमिंग को भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। स्कॉट फ्लेमिंग जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से है, इससे पहले भी भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम के कोच रह चुके हैं और कब रह चुके हैं? 2012 से 2015 के दौरान। अगर इनके अनुभव की बात करें तो एक बहुत ही शानदार 38 वर्ष का अनुभव, कोचिंग का अनुभव है स्कॉट फ्लेमिंग के पास और निश्चित तौर पर इनके मार्गदर्शन से भारतीय बास्केटबॉल टीम को लाभ अवश्य मिलेगा। अगला, केरल सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में वेस्ट नाइल फीवर को लेकर अलर्ट जारी किया है। वेस्ट नाइल फीवर मच्छर जनित बीमारी है और अभी तक इससे संबंधित कोई टीका या विशिष्ट दवाएं उपलब्ध नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे जो मुख्य प्रश्न बन सकता है वो बन सकता है कि वेस्ट नाइल फीवर निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? मच्छरों के काटने से, प्रदूषित जल पीने से, इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे दिए जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि वेस्ट नाइल फीवर मच्छर जनित बीमारी है। अगला पॉइंट, नीदरलैंड के रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया और यह आयोजन किया गया था 13 से 15 मई के मध्य में। तो ये प्रश्न बन सकता है आपसे कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो नीदरलैंड में किया गया था। किस तिथि के दौरान किया गया? तो 13 से 15 मई के मध्य में। थोड़ी सी जानकारी भारत के संदर्भ में है कि जनवरी 2023 में लॉन्च किए गए भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ भारत के हरित ऊर्जा लक्ष्यों में उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी और 2030 तक इसे 65% गैर जीवाश्म ऊर्जा निर्भरता प्राप्त करना है। यानी भारत ने ये टारगेट रखा हुआ है कि जो उत्सर्जन तीव्रता है, ठीक है, उसमें 45% की कमी की जाए और साथ ही साथ वर्ष 2030 तक जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता है, यानी जो पेट्रोलियम पदार्थों पर, कोयले पर निर्भरता है, पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता है, उससे भी 65% तक कम किया जाए वर्ष 2030 तक। अगला पॉइंट, चीन
वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। इससे पहले यानी 2021-22 और 22-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका था। 12 मई 2024 को आर्थिक शोध संस्थान की एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम था ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। उसकी रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्त वर्ष यानी 2023-24 में चीन 118.41 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। आंकड़ों से पता चला है कि पिछले वित्त वर्ष में चीन को भारत का निर्यात 8.7% बढ़कर 16.67 अरब डॉलर हुआ है। यानी भारत का निर्यात बढ़ा है चीन के साथ, और ये बढ़ोतरी कितनी 8.7%। तो ये प्लस पॉइंट है। देखिए किसी भी विदेश के साथ अगर हमारा निर्यात बढ़ता है तो ये हमारे देश के पक्ष में है। अगला पॉइंट, मरोदा वन जलाशय, जो आपके मरोदा वन जलाशय ये चर्चा में है। ये कहाँ पर स्थित है? ये छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित है, और छत्तीसगढ़ के भिलाई में मरोदा वन जलाशय में राज्य का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। किस राज्य का? छत्तीसगढ़ राज्य का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया गया है मरोदा एक जलाशय में। अगला पॉइंट है आभा खटुआ से लेकर। आभा खटुआ कौन है? तो आभा खटुआ देख लीजिए आप, जो है गोला फेंक खेल से संबंधित है। तो आभा खटुआ ने गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली ये एकमात्र खिलाड़ी बन गई है। मूल रूप से पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ, लेकिन वर्तमान में ये पश्चिम बंगाल से न खेल करके महाराष्ट्र टीम का प्रतिनिधित्व करती हैं। आभा खटुआ ने राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक्स में 18.41 मीटर थ्रो किसका किया? गोला फेंक का। 60 फुट में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले मनप्रीत कौर के साथ 18.06 मीटर के साथ उनके नाम ही यह रिकॉर्ड था। आभा ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हो रहे नेशनल फेडरेशन कप में अपने 5वें प्रयास में 18.41 मीटर की थ्रो के साथ नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। यानी यह रिकॉर्ड अभी तक किसी और के पास नाम नहीं था। यानी 18.41 मीटर से अधिक दूरी गोला थ्रो किसी अन्य ने इससे पहले किसी खिलाड़ी ने नहीं किया हुआ था। ठीक है, इससे पहले इससे जो कम रिकॉर्ड है 18.06 मीटर, वो अभी आभा खटुआ और मनप्रीत कौर के नाम संयुक्त रूप से था। हालांकि उनका यह प्रयास ओलंपिक क्वालिफाइंग मार्क्स 18.80 मीटर से काफी कम था। यानी इतनी फेंक में 18.41 मीटर को जो थ्रो किया है, इस मार्क्स पर अभी भी आभा खटुआ ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए जो थ्रो की डिस्टेंस होनी चाहिए वो 18.80 मीटर होना चाहिए। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि जब योग पद्धति को पूरा विश्व अपना रहा था तो उस समय पाकिस्तान ने इसे अपनाने से मना कर दिया था, लेकिन अभी हाल ही में पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर योग पद्धति को अपना लिया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी सीडीए ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर मुफ्त योग कक्षाएं शुरू करने का ऐलान किया है। भारत का पहला एआई सक्षम आईटी फाइलिंग मोबाइल ऐप इसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया गया है ईजेड टैक्स के द्वारा भारत का पहला एआई सक्षम आईटी मोबाइल फाइलिंग ऐप लॉन्च किया गया है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बिजनेस मैनेजमेंट हार्वर्ड विश्वविद्यालय सहयोगात्मक कार्यक्रम ऑनलाइन मोड की पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट अगली खबर है, खेल से है। संयुक्त राष्ट्र ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाने के रूप में इसकी घोषणा कर दी है। यानी अब वर्ष 2024 से प्रत्येक वर्ष 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि विश्व फुटबॉल दिवस किस तिथि को मनाया जाना प्रस्तावित है? 25 मई को। किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा विश्व फुटबॉल दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, याद रखना है आपको। ठीक है, और यह दिन इतिहास के पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जो कि 25 मई 1924 को पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान हुआ था। यानी पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट किस वर्ष हुआ था? तो आज से 100 साल पहले 25 मई 1924 में पेरिस में हुआ था, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट खेला गया था। अगला पॉइंट है यूनिसेफ इंडिया ने, देखिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कई सारे और भी फैक्ट्स मैंने शामिल किए हुए जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो यूनिसेफ इंडिया ने भारत में अपने अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए करीना कपूर को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है।
तो किसने राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है करीना कपूर को? यूनिसेफ इंडिया ने किया है। किसके लिए किया है, किस अभियान के लिए किया है? तो फॉर एवरी चाइल्ड अभियान के लिए करीना कपूर को राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है यूनिसेफ इंडिया ने। करीना को इससे पहले 2014 में यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट भी नियुक्त किया गया था। और इतना ही नहीं, अभी हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने 16 से 24 वर्ष आयु वर्ग के 4 युवा अधिवक्ताओं की भी नियुक्ति की है। ये 4 युवा अधिवक्ता कौन से हैं और इनके नाम क्या है और ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें देख लीजिए, सबसे पहले मध्य प्रदेश की गौरांशी शर्मा है। इनको बच्चों के खेलने के अधिकार और विकलांगता समावेशन के लिए अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। दूसरा नाम है कार्तिकी वर्मा, उत्तर प्रदेश से। इनको जलवायु कार्रवाई और बाल अधिकारों की वकालत संबंधित मुद्दों के लिए एडवोकेट नियुक्त किया है अधिवक्ता। और अगला नाम है नाहिद आफरीन, जो कि असम से है। इनको मानसिक स्वास्थ्य और प्रारंभिक बचपन के विकास के लिए अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। जबकि तमिलनाडु की जो विनिशा उमाशंकर है, इनको नवप्रवर्तन के युवा समर्थन के लिए युवा अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। अब ये चारों भारतीय विश्व भर में जो यूनिसेफ के द्वारा 93 युवा अधिवक्ता नियुक्त किए जा रहे हैं उनका हिस्सा है। यानी इन 93 युवा जो यंग एडवोकेट्स है उनमें से 4 इंडियन हैं। अगला चर्चित नाम बजरंग पूनिया का। बजरंग पूनिया जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि पहलवान है और अभी हाल ही में ये चर्चा में थे क्योंकि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने बजरंग पूनिया पर अनिश्चितकाल के लिए बजरंग पूनिया को सस्पेंड कर दिया है। और ऐसा किस लिए किया है? क्योंकि बजरंग पूनिया ने डोप टेस्ट के लिए अपना सैंपल नहीं दिया था डोप टेस्ट के लिए, जिसके बाद नाडा ने एक्शन लिया है। देखिए, अगला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है जो कि सीए से संबंधित है। सीए जो अक्सर चर्चा में रहता है, तो नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए के तहत 15 मई 2024 को पहली बार कुल 14 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है। तो पहली बार में सीए कानून के तहत कितने लोगों को विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता दी गई है? तो 14 लोगों को नागरिकता दी गई है। किस तिथि को पहली बार नागरिकता दी गई है? तो 15 मई 2024 को। इतना ही नहीं, क्योंकि चर्चा में तो अन्य भी कई सारे पॉइंट्स हैं जो आपके पेपर में हो सकते हैं। कौन कौन से पॉइंट उनको भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन कानून देश भर में लागू हुआ था। किस तिथि को लागू हुआ था? 11 मार्च 2024 को, यानी इस वर्ष। इसके अंतर्गत यह ऐसा प्रावधान था कि जो भी 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का इसमें प्रावधान है। 10 दिसंबर 2019 को जो सीएए है इससे संबंधित सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश हुआ था और उसके अगले दिन यानी 11 दिसंबर 2019 को ये राज्यसभा से भी पारित हो गया था। एंड नेक्स्ट डे 10, 11 और 12 दिसंबर आपको याद रखना है, क्योंकि 12 दिसंबर 2019 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री महामहिम रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसको मंजूरी मिल गई थी, यानी इस पर हस्ताक्षर हो गए थे। और जैसे किसी बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते आप लोग जानते हैं कि वो कानून बन जाता है। तो इस तरीके से 12 दिसंबर 2019 को सीएए कानून बन गया था। अगला नाम है साइमन हैरिस टिरी। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री अभी निर्वाचित हुए हैं। देखिए, ये तो खबर है कि आयरलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, लेकिन अभी तक आयरलैंड के इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं साइमन हैरिस टिरी। आप थोड़ा सर्च करके कमेंट कीजिएगा कि इनकी उम्र कितनी है। अगला नाम है नरसिंह यादव। नरसिंह यादव को भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में नापथा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए, जो स्वच्छ ईंधन है उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, बड़े स्तर पर प्रयास हो रहे हैं, चाहे वो हरित हाइड्रोजन की बात हो, चाहे सोलर एनर्जी की बात हो। तो इन दोनों पे मुझे लगता है कि बहुत बारीकी हमें इनसे संबंधित जो खबर है उन पर बहुत बारीकी से नजर रखने की जरूरत है। और खासकर अगर पर्यावरण से संबंधित आपके यूनिट में दिया गया जीके जीएस में पर्यावरण संबंधित चैप्टर है या पाठ्यक्रम है तो फिर आपको इस पर विशेष रूप से नजर रखनी पड़ेगी। अगला पॉइंट है, विश्व के 101 शहरों के वास्तविक समय के प्रदूषण को मापने वाली संस्था IQ एयर के अनुसार काठमांडू दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। इसके अतिरिक्त अगर बात कर लेते हैं नई दिल्ली की स्थिति, तो नई दिल्ली की स्थिति दूसरी है
और यहाँ पर कुछ जो शहर हैं उनकी रैंक दी गई, जैसे काठमांडू, नई दिल्ली थाईलैंड के चियांग माई, वियतनाम के हनोई, थाईलैंड में बैंकॉक और बांग्लादेश में ढाका क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर है। और ये रिपोर्ट कब आई है? मई 2024 में। भारतीय टेबल टेनिस स्टार मनिका बत्रा ने महिला एकल रैंकिंग में अपने करियर का सर्वोच्च विश्व रैंकिंग हासिल करते हुए 24वां स्थान प्राप्त किया है और इस तरीके से वह शीर्ष 25 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला है। शीर्ष 25 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस से मनिका बत्रा। यह पहली बार है जब कोई भारतीय महिला एकल में शीर्ष 25 में पहुंची है। तो दोस्तों ये आज का फैक्ट था। वीडियो लंबा न हो इसलिए कुछ ही फैक्ट्स इसमें हमने रखे और इसीलिए पूरी एक सीरीज है। अन्य वीडियो भी हमारे तैयार है, अगला जैसे वीडियो मिलेगा बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। सभी आगे की जो वीडियो जल्दी जल्दी आपको मिलेंगे। तो मेरी आपको यही सलाह है कि जब भी देखिए आप करंट अफेयर्स या कोई पढ़ने वाला वीडियो देखते हैं तो कम से कम 2 बार जरूर देखिए, क्योंकि एक बार अगर आप वीडियो देखकर छोड़ देते हैं तो जो फैक्ट्स है वो आसानी से आपके मस्तिष्क पटल पर स्थान नहीं बना पाते और फिर एग्जाम के दौरान आपको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यानी पढ़ के भी जाते हैं, आपको लगता है कि हमने ये पढ़ा हुआ है, लेकिन सही उत्तर वहां पर याद नहीं आता है। तो इस तरह की दुविधा से बचने के लिए कोई भी आप वीडियो देखिए उसको 2 बार जरूर देखिए। आप दोबारा भी स्पीड बढ़ा के देख लीजिए अपने हिसाब से, तो ये आपको फैक्ट्स काफ़ी आसानी से तैयार हो जाएंगे। और प्रैक्टिस भी आप करते रहिए। और फ्री में प्रैक्टिस करने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मुझे जब भी समय मिलता है तो कुछ ना कुछ मैं वहाँ पे क्वेश्चन अपडेट करता रहता हूँ, जिससे कि रेगुलर मोड पे आप लोगों की जो है तैयारी होती रहे, आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।